What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion। आज हम अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड 2 को कवर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसका रिव्यू भी करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा जिसमें मैंने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 1 का एनालिसिस और रिव्यू किया था, तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आज के एपिसोड में बताने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि एपिसोड फ्रैंकली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इस वीडियो में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें पता चलता है कि 4 साल की ये वॉर इतनी भयानक थी कि इसे जीतने के लिए मार्ले ने लगभग अपने 2 टाइटन्स को भी लगभग ट्रेड कर दिया था एनिमी फ्लीट के लिए। बट एट लास्ट ह्यूमंस हैव फॉलन अंडर मार्ले पावर। पर एक बात तो साफ है, इन पिछले कुछ सालों में इंसानों ने टाइटन से भी लड़ने के उपाय, उनसे भी लड़ने के रास्ते ढूंढ निकाले हैं और आने वाले वक्त में ह्यूमन वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे टाइटन्स भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। एंड द हीरोइक मार्लिया दैट डिफीटेड द डिमोनिक एल्डिया शैल ऑल्सो वैनिश एट दिस रेट। तभी जेक बोलता है कि पैराडाइज आइलैंड मिशन को रिस्टार्ट करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा और इससे अच्छा वक्त भी नहीं हो सकता। यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस होती है। जेक इज टोल्ड he has only 1 year left in his Titan contract and then his powers will be passed on to Colt and Zeke maybe he dies. Another clear picture of how Titan powers work here. You prove yourself worthy, you get the power, and when your time is up, when your time comes to an end, you die and pass it on to someone else. Then we hear about Grisha Yeager and Eren Yeager for the first time in season 4. Grisha is told to be a terrorist and Eren the demon that Zeke should be the one to put away. We also get to know that Colt might not inherit all of the Beast Titan's powers and Beast Titan is of course special, maybe because Zeke is of royal blood. इसके बाद हमें पता चलता है कि पिछले 4 साल में जितने भी बैटलशिप्स पैराडाइज आइलैंड पे भेजे गए थे उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। कुल मिला के 32 बैटलशिप्स भेजे गए थे पर उनमें से एक भी आज तक भी वापस नहीं आया। वो कहते हैं इतना सब कुछ एरेन अकेला तो नहीं कर सकता, शायद उसके साथ वहाँ पे एक और भी बहुत ही ज़्यादा केपेबल टाइटन मौजूद है। Then we see Reiner have another flashback from Shiganshina. Dude, the guy seriously has some problem. इसके बाद हमें गैलियड का ह्यूमन फॉर्म दिखता है। His real name is पोक्को and we also meet his sister I think, पीक। हमें जानने को मिलता है कि शायद पोक्को के भाई की मौत राइनर को बचाते वक्त हुई थी। एंड वी गेट टू नो गैलियड को उसके टाइटन पावर्स यमीर यानी कि जॉ टाइटन से मिली थी एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट गर्ल एज शी कैरिड दैट नेम यमीर एंड सेज शी वॉलंटियर्ड टू गिव हर पावर्स। और उससे पावर्स लेते वक्त उसने उसके मेमोरी में राइनर को देखा था व्हेन ही वाज इनसाइड द वॉल्स। ही सेज राइनर वाज रियली डेडिकेटेड टू दैट गुड एंड रिलायबल गाय एक्ट। और अगर पोक्को को 9 साल पहले आर्मर टाइटन की पावर्स मिलती देन ही वुड हैव डन बेटर। इसके बाद वी सी गैबी, फैल्को, ऊडो एंड अदर्स वंडरिंग व्हाट वुड बी डन टू देम एल्डियंस इफ दे कैन नॉट यूज देयर टाइटन पावर्स और कैन नॉट बी यूज्ड एज ह्यूमन वेपन्स इन वॉर्स। ऊडो बहुत गुस्से में था बिकॉज एल्डियंस वर ऑलवेज ट्रीटेड हार्शली एंड वेरी वेरी बैडली। इसके बाद राइनर उनके पास आता है। एवरीवन वाज सो हैप्पी टू सी राइनर और तभी राइनर फिर फ्लैशबैक में अपने बचपन को देखता है एंड ही सीज 4 kids. I think those 4 kids were Poco's brother Bertholdt, Anne and Poco himself. इससे ये भी पता चलता है कि कभी राइनर भी एक नॉर्मल एल्डियन सोल्जर हुआ करता था बिफोर ही इनहेरिटेड द आर्मर टाइटन्स पावर्स। नेक्स्ट अप एल्डियंस के होम टाउन लेबेरियो जाने वाले ट्रेन में कोल्ट को गैबी की तारीफ करते हुए हम लोग देखते हैं। कीप इन माइंड सब एल्डियंस को ट्रेन के एक अलग कमरे में रखा गया था। द डिस्क्रिमिनेशन हियर इज रियल। फैल्को राइनर से बोलता है कि अगर गैबी को आर्मर टाइटन की पावर्स मिलती है शी विल ओनली लिव टू बी 27 years old एंड ओनली इफ अ टाइटन शेल डज नॉट फिनिश हर अप। राइनर फैल्को को बोलता है कि डोंट अंडरमाइन द पावर ऑफ वन ऑफ द 9 टाइटन्स एंड उसे बोलता है कि सेव गैबी बाय बिकमिंग द आर्मर टाइटन योरसेल्फ। इसके कुछ ही देर बाद हम लोग लिबेरियो पहुंच जाते हैं वाइल फैल्को वंडर्स कि शायद राइनर भी उसी की तरह एल्डियंस को बचाना चाहता है फ्रॉम बीइंग यूज्ड मियरली एज वॉर वेपन्स।
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन में हमें दिखता है कि एल्डियंस को एक गेट के पीछे बंद करके रखा जाता है और सभी एल्डियंस के हाथों में आर्म बैंड्स होते हैं, आई थिंक विच सिंबलाइजेज that those people behind the bars are not Marlians but Eldians and their only use might be to be used as war weapons. I think this is inspired from what Hitler did against the Jews in World War II. Schindler's List और पियानिस्ट जैसे फिल्मों में ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई गई है। सभी एल्डियंस अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं इंक्लूडिंग जेक, although I still think he is Grisha Yeager's son and those were only his foster parents maybe. And we also see a suspicious man with long hairs and bandages on his face. Reiner then describes in a scene about his experience inside the walls as it was a living hell. हमें पता चलता है कि वॉल के पीछे रहने वाले लोग सबसे अहम वक्त पे एल्डियंस को छोड़ के भाग गए थे and we see a random guy commit suicide. नेक्स्ट अप एपिसोड में जेक पीक, पोक को, राइनर और कोल्ट को पैराडाइज आइलैंड के प्लान के बारे में बताता है while higher officials were secretly listening to it. जेक बोलता है कि सबसे पहले हमें कॉमन लोगों को पैराडाइज आइलैंड के खतरे और उस मिशन से जुड़े हुए अहमियत के बारे में बताना होगा और ये काम टाइबर फैमिली करेगी. The family that has the war hammer titan, the family that repelled King Fritz in the Great Titan War and has never used its powers against other countries. पोक को कहता है कि all these years they hide in their pretty huge mansion and now suddenly they want to play heroes. पर इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं था कि they are the respected family that everyone in the country would like to hear from and their voice is the voice the people would want to hear. आखिरकार एपिसोड के ख़त्म होते होते हमें ये बात भी पता चलता है कि टाइबर फैमिली ने जल्दी एक फेस्टिवल का भी आयोजन किया है और उसी फेस्टिवल के अंदर ही वो लोग इस बात को भी डिक्लेयर करने वाले हैं कि पैराडाइज आइलैंड को वो लोग 1 साल के अंदर अंदर कॉन्कर करके ही रहेंगे. नाउ जल्दी से इस एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं. फ्रैंकली ये एपिसोड मुझे पहले एपिसोड से भी ज़्यादा अच्छा लगा. पहला एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था लेकिन ये एपिसोड मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, मेनली क्योंकि पेसिंग पहले एपिसोड से थोड़ी स्लो थी विच वॉज गुड और बहुत कुछ जानने को भी मिला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें समझ आया कि स्टोरी किस तरफ बढ़ रही है, स्टोरी किस तरफ जा रही है, स्टोरी कौन सी मोड़ आगे लेने वाली है और प्लॉट भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ एंड देयर वर सम नाइस कैरेक्टर मोमेंट्स ऑफ फैल्को एंड स्पेशली राइनर विच ऑल्सो एडेड टू द फन. सो ये रियली एंजॉयड दिस एपिसोड. तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एपिसोड 2 जब आएगा मैं उसका भी रिव्यू और एनालिसिस चैनल पर जरूर डालूंगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आडियोस अमीगोस.